फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं और इस बार गर्मियों की छुट्टी बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी घर पर ही बितानी पड़ सकती है। रीजन तो आप लोग जानते ही होंगे, कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से देश में जो लॉकडाउन है और शायद ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है जब तक इसे कंट्रोल ना कर लिया जाए। एनीवे, गर्मियों से राहत पाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एसी का कंपैरिजन, इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी। देखिए, एसी खरीदने से पहले हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन अक्सर रहता है कि एसी इन्वर्टर लें या फिर नॉन इन्वर्टर लें। और वैसे भी इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी। लेकिन आज हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों एसीज में फर्क क्या होता है, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में। चलिए पहले बात करते हैं नॉन इन्वर्टर एसी की। देखिए, नॉर्मल एसीज यानी नॉन इन्वर्टर एसीज में क्या होता है, इसका कंप्रेसर एक फिक्स स्पीड पर सेट होता है। जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये एक फिक्स स्पीड में चलता है, मतलब इसमें आप जो भी टेम्परेचर सेट करते हैं उस रूम को ये उतने ही टेम्परेचर में कूल कर देता है और उसके बाद इसका कंप्रेसर ऑफ हो जाता है जब तक कि आपका रूम वापस से गर्म ना हो जाए और बाद में इसका कंप्रेसर फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। जैसे इसे ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट किया है और उसके बाद कूलिंग करने के बाद यानी आपके रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री हो जाता है तो आपके एसी के आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है और जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री तक पहुंचता है देन इसका कंप्रेसर फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। मतलब इसका कंप्रेसर एक फुल स्पीड पर चलता है, जिसका मतलब है ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक इन्वर्टर एसी से थोड़ी ज्यादा लेता है। और वहीं बात करें इन्वर्टर एसी की, तो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अपने आप एडजस्टेबल होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने इन्वर्टर एसी में एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट किया। अब जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री होता है तो आपके इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अपने आप एक स्लोअर स्पीड में आ जाता है, यानी कि वो बहुत स्लो चलने लगता है। मतलब यह है कि आपके इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर पूरी तरह से स्टॉप नहीं होता, ये ऑफ नहीं होता। जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ता है इसकी स्पीड स्लोली बढ़ती है और जब कंप्रेसर बहुत स्लो स्पीड में चलता है तो उसका एनर्जी कंजप्शन भी कम होता है। और नॉर्मल एसी में जब कंप्रेसर रीस्टार्ट होता है तो वो एक झटके से एनर्जी कंज्यूम करता है और जब एक नॉर्मल एसी का कंप्रेसर एक झटके से स्टार्ट होता है तो वो आपके इन्वर्टर एसी से 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और बात करें दोनों एसीज की नॉइस की, तो इन्वर्टर एसी के आउटडोर यूनिट में नॉइस थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर नॉन इन्वर्टर एसी के, लेकिन याद रखना बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। और बात करें कूलिंग की, तो दोनों ही एसीज की कूलिंग बहुत अच्छी है। बस नॉन इन्वर्टर एसी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है कूलिंग का, लेकिन लिटरली उतना पता नहीं चलता। एकदम से कंप्रेसर ऑफ होगा और ऑन होगा तो कहीं कहीं पर आपको एकदम से कूलिंग थोड़ी ज्यादा लग सकती है और ऑफ होने पर थोड़ा नॉर्मल जैसा। नॉर्मल से मतलब ये नहीं कि गर्मी लगने लगेगी, वो रूम का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है। एनीवे, ये बहुत छोटी सी चीज है, ये आपको पता भी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं ओजोन फ्रेंडली की। कोई भी एसी लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस एसी में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, ओजोन लेयर को नुकसान ना हो। पुराने कुछ नॉर्मल एसीज में R22 नाम की गैस का इस्तेमाल किया जाता है जो है HCFC, मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। R22 यानी ये वाली गैस हमारी ओजोन लेयर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। और वहीं इन्वर्टर एसी में R410A और R32, ये दोनों ही गैसेस जो इन्वर्टर एसी में इस्तेमाल की जाती हैं, इनकी कॉस्ट काफी कम होती है R22 वाली गैस से, यानी जो पुराने नॉन इन्वर्टर एसी में पड़ती थी। हाँ, R22 वाली गैस का कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब लगभग बहुत सारी कंपनीज जो नॉन इन्वर्टर एसी भी बनाती हैं वो भी R32 गैस का इस्तेमाल कर रही हैं। R22 ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। गैस सस्ती है लेकिन ओजोन लेयर के लिए काफी नुकसानदायक है। तो आप एसी लेने से पहले चाहे आप इन्वर्टर लें चाहे नॉन इन्वर्टर, तो गैस का पहले पता कर लें कि उसके अंदर कौन सी गैस का इस्तेमाल किया गया है। अगर R32, R410A इन दोनों गैसेस का इस्तेमाल किया गया है तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, यानी हमारे वातावरण के लिए और ओजोन लेयर के लिए नुकसानदायक नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की।
मैंने दोनों ही एसीज को इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा जो नॉर्मल एसी है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे इन्वर्टर एसी से 20-25% एक्स्ट्रा आता है। लेकिन हाँ, मेरा नॉर्मल एसी भी, उसमें भी R32 गैस का इस्तेमाल किया गया है जो कि ओजोन फ्रेंडली है। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो नॉर्मल एसी का मेंटेनेंस एक इन्वर्टर एसी के मेंटेनेंस से थोड़ा सस्ता है। इन्वर्टर एसी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे फिक्स करने के लिए या रिपेयर करने के लिए नॉर्मल मैकेनिक मना कर देता है और उसे रिपेयर कराने में उसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा लगती है। इन्वर्टर एसी की गैस यानी R410A ये हाथों के लिए नुकसानदायक होती है। ये एक तरह से आपके हाथ जला सकती है, तो शायद इसलिए भी लोकल मैकेनिक शायद इसे जल्दी से रिपेयर करने के लिए हाँ नहीं करते। आपको कंपनी से ही इंजीनियर को बुलवाना होगा जो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होगा। अब दोनों ही एसीज की कॉस्ट की बात करते हैं। इन्वर्टर एसी की कॉस्ट नॉर्मल एसी से थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आप एक अच्छा एसी लेना चाहते हैं तकरीबन 7 से 10 हजार रुपए का डिफरेंस होता है। और हाँ, एसी लेने से पहले आपको ब्रांड का भी ध्यान रखना होगा। मैंने पिछले साल ही एक एसी खरीदा था 1.5 टन का, जो कि डेकिन कंपनी का है और ये 1.5 टन का एसी मैंने 35,000 रुपीज में लगवाया था। और हाँ, मैंने नॉन इन्वर्टर एसी लगवाया था। डेकिन का सेम एसी यानी 1.5 टन वाला जो कि इन्वर्टर एसी था, उसकी कीमत तकरीबन 42,000 रुपए थी। अब मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और मैं अपना ये भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने नॉन इन्वर्टर एसी काफी महीने इस्तेमाल किया है, तो उसे इस्तेमाल करने के बाद मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है। एनीवे, आपकी जो भी क्वारीज हो, जो भी सवाल हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगा। और मेरी गारंटी है आपको एसी खरीदने से पहले कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आपका डिसीजन 100% सही होगा। तो बस अपने सवाल मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।